चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमकिन के बिहाफ पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ आज की मजलिस में। और मेरा नाम उमैर है। मुझे आप बहुत कम देखते हैं मजलिस पे, लेकिन अब इंशाल्लाह आज और आइंदा की मजलिसों में आप मुझे देखा करेंगे ज़्यादा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ कैन वी स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, बिकॉज थिंग्स आर डन व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग डन। तो उसके थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि रिसेंटली एक कोचिंग सेशन में एक साहब आए। तो उस दिन मुझे उनका उनके बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ, बहुत गुस्से में थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके बिहेवियर का ये जो आप बड़े एग्रेसिव मोड में हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो कहने लगे कि मेरी अभी अभी अपने बड़े बेटे से अच्छी खासी झड़प हुई है। और उसकी जो भी रीजन थी मैंने उनसे पूछी कि क्या हुआ, डिटेल से उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो उसकी उनसे डिटेल्स पूछी तो उन्होंने बताया कि उसके एग्जाम्स होने वाले थे, उसने पढ़ा नहीं, उसके पास कोई स्टडी स्केड्यूल नहीं था। वो हर चीज़ को उसने डिले करते 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 हर चीज़ वो ताख़ीर से शुरू की। और अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट आया तो वो 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया। तो उनको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जब बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें नहीं, टाइम पे अचीवमेंट्स नहीं कर सकेंगे और फेलियर्स के बाद फेलियर्स होते चले जाएंगे। तो फिर उनसे खैर मेरी डिस्कशन लंबी हुई दूसरे दूसरे हवालों से उसकी कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है, उस पर क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह हम उसमें से कुछ चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फैसल भाई, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? अच्छा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक बड़ा यानी कि एक ऐसा बज़ वर्ड है आजकल, तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि यार, और हर कोई यही कंप्लेन कर रहा होता है, यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। यानी कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि किसी काम का ना करना जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेकिन जो डेफिनेशन मुझे सही लगती है और समझ में आती है वो ये है कि किसी काम को आगे की किसी वक़्त के लिए टाल देना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है कि यार ये काम मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसको बाद में कभी करूँगा। तो इस तरह क्या होता है कि वो काम टलता रहता है और टाइम गुज़रता रहता है। और बहुत सारे लोग हैं, इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोगों की कोचिंग का इस तरह का इत्तेफ़ाक हुआ कि वो कोई काम करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने आप से वो काम करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मैं इसको 1 साल, 2 साल से टाल रहा था। लेकिन जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे इस बात की रियलाइज़ेशन हुई कि यार ये तो मैं हर दफ़ा एक नई गाइडलाइन ले आता हूँ। तो जब कोच मुझे इस बात पे अकाउंटेबल करने लगा और पूछने लगा कि यार इसमें कितना आपने प्रोग्रेस की, तो फिर मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन की रियलाइज़ेशन हुई और मैंने वो काम करना शुरू किया और वो महीनों में कंप्लीट हो गया। तो ये जो है इन्हेरेंट होती है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि जिसे हम कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस जो है ना वो इसको ड्राइव कर रहा होता है प्रोक्रेस्टिनेशन को। आपको जैसे ही आपको कोई काम करना होगा ना, कोई डिफ़िकल्ट काम करना होगा, मुश्किल काम करना होगा, जो आप टाल रहे हैं, तो एकदम से आपको बहुत सारे और काम याद आना शुरू हो जाएँगे। तो वो जैसे बच्चों को पढ़ाने बिठाए ना, उन्हें सबसे पहले उसी वक़्त जो है ना भूख लगना शुरू हो जाती है, ठीक है? फिर पानी पीने का दिल जाने लगता है। फिर याद आता है कि ओह! ये वाली चीज़ तो थी नहीं, वो वाली चीज़ तो थी नहीं। तो वो असल में क्या करना चाह रहे होते हैं, वो सबकॉन्शियस ना उनको पुश कर रहा होता है कि ये काम जो तुम करने जा रहे हो ये मुश्किल है, ठीक है? डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो अब इसको मज़ीद टाल दो और इसको किसी और टाइम पे करेंगे। तो बच्चे भी ये ऐसे ही करते हैं और बड़े भी कुछ ऐसे ही करते हैं। तो बहुत सारे घर के काम होते हैं, जो ख़ास तौर पे स्पाउसेस को तो बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि मैंने इनको ये काम बोला हुआ है कि ये पर्दा जो है ना यहाँ से गिर रहा है, इसको ठीक कराना है। और इस बात को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। जब मैं इनको वीक के बीच में बताती हूँ तो कहते हैं वीकेंड पे करूँगा। वीकेंड पे याद दिलाती हूँ तो कहते हैं यार वीकेंड इतने दिनों बाद तो कुछ मुझे टाइम मिला है आराम करने का। इसको ना किसी वीकडे में बताना, मैं वहाँ करूँगा। तो मेरे ख़्याल से ये दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन प्रोक्रेस्टिनेशन। फैसल भाई यहाँ पे ऐड करूंगी, फिर वो पर्दा उस दिन लगता है जब मेहमान आने वाले होते हैं। हाँ, तो ये है कि तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात है। तो इसमें जहाँ पे वो एग्ज़ाम वाली हम बात कर रहे थे ना, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि चीज़ें जो है ना टलती चली जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके एंड पे कोई ना कोई रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट जुड़ी हुई होती है। मसलन अगर एग्ज़ाम की जो आपने एग्ज़ाम्पल दी है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई जो है ना उसको सालों तक टालते रहें। आप उसको एक एग्ज़ाम की डेट तक ही टाल सकते हैं। जब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते रह जाएँगे तब आपके
सर में घंटी बजना शुरू हो जाएगी कि भाई अब नहीं किया तो गए हाथ काम से, तो फिर आप जो है ना वो उस काम को कर लेते हैं। लेकिन वो जब आप उसे 1 साल का मटेरियल 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो क्वालिटी होती है उस काम की वो नहीं रहती। आप खुद भी परेशान होते हैं, खुद भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बर्नआउट होना शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। तो जैसे इन्होंने निगत ने जो बात की है मेहमानों वाली, वो भी ये है कि आपको क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलती है जब लोग आपके घर को आके देखते हैं, तारीफ करते हैं, तो इसलिए जब वो आने वाले होते हैं तब आप उनको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अपने लिए कभी आप ये नहीं करेंगे कि यार मुझे ये देख के अच्छा लगेगा, ये मेरे सर पे काम लटका हुआ है तो मैं इसको कर लूँ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग Excellent. एस्पेक्ट इसका ये है कि इसी तरह आप बुक रीडिंग के ऊपर देखें तो आप जिस शख्स से भी पूछेंगे ना बुक रीडिंग के बारे में, बोलेगा हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी लोग कोचिंग के लिए आते हैं ना, उनकी एक ख्वाहिश ये होती है कि यार मैं बुक रीडिंग कर सकूँ। और कोई उनके पास किताबों की लिस्ट भी होती है जो उनको पता होता है कि यार कौन सी किताबें जो है ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो पढ़ते नहीं है और सालों साल गुजर जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को जो कि एक अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक किताब पढ़ने में तकरीबन 3 से 6 महीने लग जाता है और तब भी जो है ना कई दफ़ा वो बात जो है ना टल टल के ख़त्म ही हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं होती, तो इसलिए वो काम जो है ना वो टलता ही जाता है बहुत लंबे अरसे तक। ठीक है, तो फैसल भाई इस तरह आपने एक्सप्लेन किया, नहीं भाई आप थोड़ा हमें गाइड करें, थोड़ा बताएं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की क्या प्राइमरी रीजंस हो सकती हैं, क्यों लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्योंकि जैसे फैसल भाई ने कहा कि चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं करने वाली, जैसे उमसाद ने भी एग्जांपल दी, या नहीं फैसल भाई ने सॉरी एग्जांपल दी पर्दे वाली। अब पर्दा अगर गिर रहा है तो उसको टांगना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या रीजंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? हम्म तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अल्लाह की तौफीक से कुछ इस बात पे थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ। असल जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है ना, ये एक लर्नड बिहेवियर होता है विच कुड बी अनलर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो और आपके पास एक कॉन्शियस माइंड हो, तो आप उसको कॉन्शियसली उसको अनलर्न करके उसको दोबारा उसकी जगह पे नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज लेट्स से क्विक एक्शन। तो ये जो है लर्निंग, जैसे मैंने बताया, लर्निंग बिहेवियर है और इट कुड बी चेंज। तब थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो आपने देखा होगा कि एक ही घर की फैमिली के कुछ बच्चे होते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो बहुत ही क्विक एक्शन वाले होते हैं। नहीं, एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, सबको एक ही किस्म का एनवायरनमेंट मिला होता है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता है कि हर शख्स का एक अंदर से रिस्पॉन्ड करने का या रिएक्शन का अंदाज मुख्तलिफ होता है। यूजुअली जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ये किसी के भी अंदर जब जब शुरू होता है, तो ये आमतौर पे चाइल्डहुड में शुरू होता है, या लेट्स से अर्ली डेज ऑफ बिकमिंग अ यंग एडल्ट, उस वक्त। तो हम देखते हैं कि आमतौर पे प्रोक्रेस्टिनेशन की जो जो चैलेंजेस जब लोगों को डेवलप होने शुरू होते हैं, तो होता क्या है कि कभी कभी उनको किसी बात से उनको डिस्करेजमेंट मिलती है, किसी वजह से, अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से, या लेट्स से वर्क सिचुएशन से, या किसी भी जगह से किसी किस्म की डिस्करेजमेंट मिलती है। अब ये डिस्करेजमेंट जो है ना, ये एक फीलिंग है। ये तो हमेशा याद रखें कि फीलिंग्स जो है ना वो राइज, दे गिव राइज टू इमोशंस, यानी फीलिंग्स जनरेट करती है इमोशंस को। तो जो फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट है, वो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के इमोशंस को जनरेट करता है। तो आदमी सोचता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल यानी फायदा ही नहीं कुछ करने का, ये तो इतना मुश्किल काम है, तो मैं जो है वो कुछ कर नहीं सकता। अब जब ये फीलिंग और ये इमोशन जनरेट होते हैं, ये डिस्करेजमेंट और उसके बाद जो है डिसअपॉइंटमेंट के, तो होता क्या है कि ब्रेन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह से बनाया ना, वो एक बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी उसके पास होता है, तो वो बॉडी को एक प्रोटेक्टिव स्टेट में ले आता है। और लेट्स से दैट वी कॉल प्रोक्रेस्टिनेशन, कि नहीं यार ये काम करो ही नहीं, काम करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, ये होगा वो होगा। तो ऐसा करें कि जैसे फैसल भाई ने कहा ना थोड़ी देर पहले कि ब्रेन लुक्स फॉर सम कंफर्ट और कुशन जोन, है ना, क्या उसको कंफर्ट सीकर जैसे उन्होंने कहा। तो क्या होता है कि हम वो काम करते नहीं है। तो इसका जो है, इसका हर एक यानी एक इस तरह की सिचुएशन का एक ट्रू सेल्फ होता है, और ट्रू सेल्फ ये है कि वो एक आदमी जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो, बजाय इसके कि वो अपनी चीजों के बारे में ये सोच लें कि यार ये तो बहुत ही, मैं तो हमेशा डिस्करेज कर देते हैं लोग, या लेट्स से ये फीलिंग है और मैं उसकी वजह से जब मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो उसका एक ट्रू सेल्फ क्या ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि आदमी किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखता हो।
अच्छा, अब ऑप्टिमिज्म जनरेट कैसे किया जाए, इसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो किस तरह से उसको आप क्विक एक्शन या पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ सकते हैं। तो ऑप्टिमिज्म के छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फिर आप उनसे जनरेट कर लें। ऑप्टिमिज्म को आहिस्ता आहिस्ता करके क्रिएट करें, अपने अंदर बिल्ड करें। तो ये एक चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अच्छा, इसकी एक और कुछ और भी चीजें हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब जैसे एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि किसी साहब ने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना था। अब वो उनसे बात हुई, काफी अर्सा हो गया और वो चले जा रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं शुरू हुआ। तो अब क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि अच्छा काम किस समय में करना है, कैसे नेक्स्ट स्टेप उठाना है वगैरह वगैरह। कुछ नेक्स्ट स्टेप वाजे भी होगा लेकिन वो स्टेप नहीं उठा पा रहे थे। तो somehow जो है he was not able to move forward। अच्छा, अब एक दफा क्या हुआ कि फिर कुछ एक मीटिंग हुई जिसमें उनके समझ में आया कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इसका मतलब कि आई एम एक्चुअली पुटिंग माय ओन जॉब एट स्टेक। तो कंपनी को जो है ना मुझे मेरी जरूरत नहीं होगी, फिर वो हो सकता है कि वो हालात खराब हो जाए। तो व्हेन ही गॉट दिस फीलिंग, तो वहां से जो है वो फिर मिला एक पुश, और फिर वो जो है वो चीजें जो है वो आगे चलनी शुरू हुई। तो क्या होता है कि ये जो रियलाइजेशन होती है ना, विच इज एक्चुअली एट which takes place at transformation level। तो वहां पे जब रियलाइजेशन होती है तब आदमी की एकदम जो है ना वो 180 डिग्री शिफ्ट जिसको आप कह सकते हैं ना, वो होता है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे एक्शन जो है वो खुद ब खुद चलने लगते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्यों होता है प्रोक्रेस्टिनेशन के? अच्छा जी, आपको तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो था, तो आप उसको टाले जा रहे थे। तो उम्मीद है कि कुछ बातें जो है ना वो मैं वादे कर दूंगा, फिर किए मैंने कुछ और बातें जो है मैं मजीद वादे करता हूँ इंशाल्लाह। कोई और किसी का उसका इनपुट है? जी नहीं भाई, ये आप जो रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग वाई से भी है? हो भी सकता है स्ट्रॉन्ग वॉइस है। और इसकी 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 जो रियलाइजेशन है ये एक्चुअली होती है, रियलाइजेशन जो है आदमी के अपने जहन में एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे होती है, जहाँ पे वो एक समझे एक जरब पड़ती है, एक स्ट्राइक होती है उसकी अपनी आइडियोलॉजी से कि यार मैं एकदम से उसको ना समझ में आता है कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तो मैं इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा। जब उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आते हैं तो फिर जो है ना वो वहां से चल पड़ता है। जहां तक वाई का ताल्लुक है ना, तो वाई यकीनन इसमें बहुत मैटर करता है। लेकिन इसमें जो एक जो चैलेंज जिसका हमें एज ए कोचेस सामना करना पड़ता है, वो ये कि आदमी को असल रियलाइजेशन जो है ना वाई की, वो हो कैसे। तो आप मिसाल के तौर पे आप लोगों से पूछेंगे ना कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ जी, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए आपको? ये पहला वाई है ना, क्यों करना चाहिए एक्सरसाइज। अब आप देखें ना, आप सीक्वेंस कैसे चलती है। अब एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? एक्सरसाइज सेहत के लिए जरूरी है। जब ये तो सबको मालूम है तो आप करते क्यों नहीं एक्सरसाइज? तो अब जैसे मिसाल के तौर पे आज सुबह की बात बता रहा हूँ, किसी से मेरे कोचिंग सेशन में अभी एक साहब है, उनका वजन माशाल्लाह कुछ 140 किलो के लगभग होगा। अच्छा जी, अब हाँ, तो अब जो है अब वो जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं बेमुश्किल जो है ना। एटलीस्ट नाउ ही इज एबल टू मेक अ कंसिस्टेंट एफर्ट कि ये डेली 5 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट एक्सरसाइज उनके वजन को कम करने के लिए नाकाफी है, बट एटलीस्ट ही इज एबल टू डू दैट। तो इसमें भी उनको मंथ्स एंड मंथ्स लग गए। खैर एनीवे, तो हम अपनी बात की तरफ आते हैं। तो अब जब पूछते हैं ना जब लोगों से आए तो कहते हैं जी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जरूरी है सेहत के लिए। अच्छा, सेहत के प्रॉब्लम भी इंसान को बहुत बहुत ज्यादा है, इनको शुगर भी है और काफी सारे मसाइल भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो अब ये वाई जो जो है ना, वाई तो उनको पता है। ठीक है। हाँ, और जो आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं एक्सरसाइज की, ये बहुत ज्यादा है कॉमन लोगों में, कि इसी में लोग जो है बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि भाई मतलब लेजीनेस हो जाती है, सब काम हो हम्म, जाते हैं लेकिन एक्सरसाइज रह जाती बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप उनको थोड़ा सा और डीपर लेवल पे जाए ना, थोड़ा सा तो उनको समझ बताएं कि अच्छा जी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एक्चुअली व्हाट आर यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ। तो फिर एक जो एक जरूरत पड़ती है ना लोगों की आइडियोलॉजिकल लेवल पे, वो ये है इस तरह से। अच्छा, अब इसके कुछ और कभी कभी हम किसी किसी केस में जब जरूरत पड़ती है हम प्रोवोकेटिव भी क्वेश्चन के ऊपर भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि जो आपका जो बच्चा है, तो बच्चे तो अक्सर होते ही हैं लोगों के, तो अच्छा जो ये कैसा है। तो जब आप बच्चों की बात करते हैं ना, तो ठक करके ना एक एक जरा वहां पर और लगती है। अच्छा, तो उनको ये समझ में आता है कि जो बच्चे है ना, और यूजुअली ऐसा होता है कि जो स्पेशली जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है वो फादर के या मदर के पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है।
तो इन साहब का भी जो बच्चा है, जिनकी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, इनका भी बच्चा जो है ना, वो पहला बच्चा जो है वो भी अच्छा खासा ओवरवेट है बच्चा। तो वो बच्चा होगा कुछ मेरे ख्याल है 15-16 साल का, लेकिन उसका भी वजन जो है वो तकरीबन 100 किलो के लगभग है। एनीवे, अच्छा तो अब ये बच्चा जो है, बच्चा और आप जो है वो दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, तो आइंदा आगे आने वाले दिन कैसे होंगे? लेट्स सपोज अभी तो आप एक्सरसाइज करें ना, आपकी उम्र जो है लेट्स से 40 है, 50-55 के बाद अगर नहीं होगा तो उसके बाद कैसा होगा? फिर लोगों को थोड़ी सी कुछ सिनेरियो बिल्ड करते पे समझ में आना शुरू होता है। अच्छा, एक प्रोवोकेटिव में एक और भी जैसे एक और पहलू है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब आप अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी जाते होंगे स्कूल में, तो ये बताएं कि आपके बच्चे के जो दोस्त हैं वो आपके बच्चे को क्या कहते होंगे अपने, जब आप क्लासरूम में दाखिल होते होंगे एज अ फादर ऑफ योर चाइल्ड लेट्स सपोज, तो वो जो है ना क्या कहते होंगे आपके बच्चे को? कोनिया मार के कुछ कहते होंगे शायद। तो ये एक अनादर अंदाज है लोगों को समझाने का कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर, यू नीड टू रियलाइज दिस। तो कभी कभी जो है वो यहाँ पे समझ जाती है चीजें, कभी कभी क्या होता है फिर लोग किसी चीज से नहीं समझते, फिर उनको कोई जरूरत पड़ती है, फिर उनके समझ में आता है, तो फिर वो जो है ना वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। ये एक्सरसाइज की बात बता रहा हूँ आपको। फिर जिन साहब की बात बता रहा हूँ उनके साथ रीडिंग का भी मसला है, जो फैसला बात कर रहे थे। अच्छा नहीं भाई, इसमें एक चीज ये भी होती है कि लोगों के पास ना कोई विजन नहीं होता, ठीक है, कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो दे डोंट हैव एनी आइडिया कि वो जब मैं बेहतर हो जाऊंगा या मेरा वेट मैं लूज कर लूँ और मेरी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो मैं करके क्या कर रहा हूँ, तो वो इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह आपने अभी जो बात की ना कि उनको क्लास में विजुअलाइज कराया कि आपके बच्चे को दूसरे बच्चे छेड़ रहे हैं कि देखो यार तुम्हारे अब्बू जो है वो कितने मोटे हैं, तो जब आप इस टाइप का कोई विजन विजुअलाइज कराते हैं ना, तो फिर लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार हम कहीं पे फंसे हैं। तो अब जैसे जहाँ पे वेट की और इसकी हेल्थ की बात है, तो बहुत सारे लोग तब तक एक्सरसाइज शुरू नहीं करते जब तक डॉक्टर जो है वो उनको कोई रेड फ्लैग नहीं देता कि यार आप प्री डायबिटिक हो गए या प्री हाइपरटेंशन हो गए और ये कभी भी जो है ना आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जब उनको ये चीज पता चलती है तब उनको नजर आता है और वो डॉक्टर उनको दिखाता है कि यार आपको दवाएं खानी पड़ेंगी, आपको अपना वेट लूज करना पड़ेगा। तो जब ये सब वो विजुअलाइज कराते हैं बड़ा एक नेगेटिव सा इमेज, तो फिर उनकी डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, अपनी करंट पोजीशन पे, जो कि जिस पे वो बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल में होते हैं और मोटे होके भी उनको बहुत सारी चीजें फील नहीं हो रही होती। तो फिर वो कहते हैं चलो यार अब मैं कोच को ढूंढता हूँ, अब मैं जो है ना जिम ज्वाइन करता हूँ और जो है ना वहां पे जाऊंगा। फिर क्या होता है, वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, सबसे अच्छा जिम जो होता है शहर में वो घर से काफी दूर भी होता है, लेकिन वो ज्वाइन कर लेते हैं, जाहिर है सेहत तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। फिर एक दिन जाते हैं और दूसरे दिन भी जाते हैं, फिर तीसरे दिन नहीं जाते क्योंकि 2 दिन लगातार चले गए, तो फिर चौथे दिन चले जाते हैं, फिर वीकेंड आ जाता है, फिर 4 दिन नहीं जाते। तो इस तरह क्या होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज है वो धुंधला होने लगता है उनके जहन में, जो कि डॉक्टर ने बताया होता है ना, तो फौरन। लेकिन उनको क्या चीज रोक रही होती है, क्योंकि उनको लगता है यार जिम जाना जो है ना बड़ा एक डिफिकल्ट काम है, कि यार अभी मैं निकलूं, पहले मुझे चेंज करने पड़ेंगे, शूज पहनने पड़ेंगे, गाड़ी में बैठूंगा, वहां जाऊंगा, पार्किंग ढूंढूंगा, उतर के जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसके बाद मुझे चेंज करना है और नहाना पड़ेगा, वापस आऊंगा, फिर चेंज करूंगा, 2 घंटे गुजर जाएंगे, 3 घंटे गुजर जाएंगे। तो यार ये टाइम निकालना जो है ना इतना मुश्किल है। तो होता क्या है कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो कई दफा हम बहुत डिफिकल्ट पाथ चूज कर लेते हैं। अब इसके अगेंस्ट एक साहब है, उनको डॉक्टर ने बताया कि यार आपको जो है ना एक्सरसाइज की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, वेट आपका गेन बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा मैं मिनिमम क्या कर सकता हूँ, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं घर में ही एक्सरसाइज कर लेता हूँ 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट घर के अंदर एक्सरसाइज करने जो है वो रिलेटिवली आसान है, बजाय इसके कि जो 2 घंटे 3 घंटे का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिम में जाने से। और वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब थोड़े दिनों में क्या होता है कि एक्सरसाइज में आपको इमीडिएट कोई भी रिजल्ट्स नहीं नजर आते, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। आप 1 महीने भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आते। लेकिन जब वो एक लंबे अरसे तक चलते रहती है ना एक्सरसाइज, तो उसके रिजल्ट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो हमारा ब्रेन जो है ना वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो प्लेजर सीकर है, ठीक है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज्यादा जाता है, यानी कि किसी भी चीज का रिजल्ट मुझे फौरन पता चल जाए।
और चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुझे रिजल्ट पता चल जाए और मुझे उससे खुशी हो तो मैं वो काम बार बार करूंगा, या अगर मुझे उससे खुशी ना हो तो मैं उस काम से रुक जाऊंगा। लेकिन कोई ऐसा काम जिसका रिजल्ट जो है ना बहुत देर में आता है, उसके लिए लोग जो है ना प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब भी कोई इस टाइप का हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट हो, यानी कोई बड़ा टास्क हो जो कि बहुत लंबे अरसे का है, तो हम उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ लें। ठीक है कि हमें जो है ना हमारा काम है कि सिर्फ 15 मिनट वो करना, और 15 मिनट एक्सरसाइज करना इज एन अचीवमेंट, इज अ स्टार बाय इटसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट जस्ट कंप्लीटिंग 15 मिनट्स पर डे। जब आप ऐसा कर लेते हैं ना तो आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती है, आपकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है, एंड देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डू। तो अक्सर लोग इस तरह शुरू करते हैं, देन दे एक्सटेंड इनटू देयर एक्सरसाइज आवर्स, वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक चले जाते हैं, और फिर उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं तो वो और ज्यादा उस चीज के ऊपर जो है ना जोर देने लगते हैं। तो हमें अपने ब्रेन को जो है ना समझने की यहाँ पे जरूरत है कि हमें कोई चीज ऐसी जो कि फौरन अपने रिजल्ट्स देगी, ठीक है, तो वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है। और यही चीजें डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनती हैं, जैसे कि यार अभी मुझे कोई काम करना है लेकिन मैं डिले करके उसे अपना फोन उठा लूंगा, चलो मैं किसी से बात कर लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, कोई वीडियो देख लेता हूँ, कहीं खाने चला जाता हूँ। इससे क्या होता है कि रिजल्ट्स फौरन आ जाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं वो काम फौरन कर लेता हूँ, और जिसके रिजल्ट्स नहीं हमें पता चलते उस काम में डिले कर देता हूँ। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए गुनाहों को छोड़ना जो है ना वो भी इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत देर में आएंगे, आपको इंस्टेंटली कुछ नहीं मिल रहा होता। तो उनके लिए जो है ना आदतें छोड़ना, बुरी आदतें छोड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, अनटिल वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे लोग उन्हें बहुत ज्यादा लान तान करने लगे और फौरन उनको दिखाने लगे कि यार ये तुम कितना गलत काम करो, तो वो फिर उसको स्टार्ट करते हैं उस चीज को छोड़ना। तो इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं वापस जाऊंगा आपकी एक्सरसाइज वाली एग्जांपल पे, कि जब डॉक्टर ने किसी को एडवाइस किया एक्सरसाइज और उसने पूछा कि मैं मिनिमम क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर ने उसको बताया। अब वो क्या हुआ, उसने वो गया और एक ट्रेडमिल लेके घर आ गया, और एक दिन उसने ट्रेडमिल किया, दूसरे दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ अरसे के बाद उस ट्रेडमिल का काम क्या रह गया कि जो गीले तौलिए हैं वहाँ पे खुश्क होने लग गए। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है यहाँ पे विक्टिम माइंडसेट। अगर कोई शख्स विक्टिम माइंडसेट का शिकार होकर सोचता है और वो अपनी जो फेलियर्स हैं या उसके लिए वो एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देता है, या अगर वो कहीं पे उसको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो आपने बात की, जब उसको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती तो उसके लिए वो ब्लेम शुरू कर देता है, तो दैट आई थिंक इज अ प्राइमरी कॉज के जहाँ जो प्रोक्रेस्टिनेशन को ट्रिगर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका एक सोल्यूशन तो ये है कि जब कोई ये फील करे कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, या कम भी, प्रोक्रेस्टिनेशन जनरली इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर बेसिकली। तो जब भी ये चीज़ आइडेंटिफाई हो तो उसमें सबसे जो बेस्ट रेमेडी है कि सच अ पर्सन वो किसी कोच के साथ काम करें, ताकि उनकी जो स्केजुलिंग है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, और उसकी वजह से वो जो काम करना चाह रहे हैं जिसको वो नहीं कर पा रहे हैं वो उसके अंदर प्रोग्रेस स्टार्ट हो। असल में उमर उमर भाई भाई इससे इसमें जी आप बताएं क्या बोल रही हैं। मैं एक और बात ऐड कही थी। उमर भाई कह रहे थे कि विक्टिम माइंडसेट, तो जब विक्टिम माइंडसेट में होता है तो फिर एक सेल्फ एस्टीम भी लो होना शुरू हो जाती है, और फिर ये एक ख्याल आता है ना कि अच्छा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ना मेरा खाना टाइम पे बन रहा है, ना मैं किचन सही से रख सकती हूँ, ना मैं अपने काम कर सकती हूँ, ना मैं कोई चीज़। तो सारे डोमिनो इफेक्ट ठक ठक नीचे गिरना शुरू होते हैं कि अच्छा आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सो आई एम नॉट गुड। तो that's a consequence of procrastinating as well. आप बोले हो फैसल भाई? हाँ मैं आपको बताता हूँ, उमर भाई की बात में मैं ऐड कर रहा था कि कोच हायर करने से जो एक और फैक्टर आता है ना वो है अकाउंटेबिलिटी का, और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। हम सोचते हैं कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर सकते हैं, खुद अपना एहतसाब कर सकते हैं और वो जो है ना बड़ा फेयर होगा, लेकिन ये सोच ही फेयर नहीं है। ठीक है, हम जब तक आप अपने आप को किसी बाहर वाले की, थर्ड पार्टी की नज़र से नहीं देखेंगे तो आप नहीं बता सकते कि जो है ना आप क्या चीज़ सही कर रहे हो, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं
वो कमिटमेंट जो आप किसी दूसरे के साथ करते हैं ना, उसके पूरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत इस पे कि आपने कोई कमिटमेंट अपने साथ कर ली। तो कोच को हायर करने से डेफिनेटली फायदा होता है, और ये एक सोल्यूशन भी है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कि जो है ना आप किसी के साथ अपनी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है ना उसको लिंक कर दें। अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा था, नहीं भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, आपकी आपकी बात पे थोड़ा सा ऐड कर रहा था कि एक बुक है इन्फ्लुएंसर के नाम से, जो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था कुछ अर्से पहले। तो इन्फ्लुएंसर में कैरी पैटरसन की किताब है ये। तो अगर आप चाहें तो कोई मोहम्मद रहमान आप लिंक शेयर कर दें ग्रुप पे। कैरी पैटरसन की किताब इन्फ्लुएंसर, तो उसमें जो है वो एक उनकी तो एक मेन स्ट्रीम बुक की तो चल रही होती है, लेकिन एक साइड स्ट्रीम पे साइड नोट्स पे उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया जिसने अपना वजन कम करना था या हाथ पे काम करना था। तो उसी में उसी की एक स्टोरी भी साइड साइड में चल रही होती है एज अ फनी साइड नोट। अच्छा, तो उन्होंने उसे बताया कि रिसर्च बताती है कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे रिसर्च की, और उसमें तकरीबन कोई 6,000 लोगों ने, कई हजार लोगों ने सिग्निफिकेंटली वजन किया और उसको एक उसको सस्टेन किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उन लोगों में 3 बातें जो है वो 3 कदरें मुश्तरक थी ऐसे लोगों में। और एक थी कि वो ब्रेकफास्ट किया करते थे, दूसरा एक था कि वो अपना वजन डेली बेसिस पे चेक किया करते थे, तीसरी बात उनमें यह थी कि वो अपने घर के इक्विपमेंट पे एक्सरसाइज करते थे, वो जिम नहीं जाते थे। ये 3 वो लोग थे जिन्होंने अपना वजन सिग्निफिकेंटली कम किया और उसको एक लंबे अरसे तक उसको सस्टेन कर सके। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होता है कि कोई चीज अगर आपकी आसान रसाई में हो तो उसके ऊपर एक्ट करना मुश्किल होता है, एक्ट करना आसान हो जाता है। जो जिम वगैरह आता है, तो जिम जो है उसमें जाना जा रहा है, वो एक लंबा प्रोसेस है, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं उसके अंदर, और बहुत से लोग इस वजह से नहीं जा पाते। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घर में ट्रेडमिल लाने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास बता रहे थे कि शुरू में ट्रेडमिल लाते हैं, वो 6 महीने के बाद इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ जंक, फिर आप उसको तौली वाले सुखा के फाइनली जैसे टाइम के आप उसको एक्सपायरी डॉट्स काम पे ऐड देके और फारिग करते हैं ट्रेडमिल को। तो एक्चुअली क्यों क्यों नहीं होता, वो लोग क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह है कि लोगों के अंदर वो आदत नहीं होती, वो स्केड्यूल में बिल्ड नहीं किया होता, वो उतना टाइम स्लॉट किया हो जिसपे वो एक्सरसाइज कर सके। जब एक्सरसाइज करते नहीं है, अचानक से ट्रेडमिल उनकी लाइफ में आ जाती है, जज्बात में एक्सरसाइज करते हैं, 2-3 हफ्ते क्या होता है, जज्बात मान पड़ जाते हैं, फिर वो एक्सरसाइज है वो साइड में लग जाती है। तो जो सबसे जरूरी बात है कि आपके पास छोटे टाइम स्लॉट जो है ना वो बिल्ड करें। जैसे अभी फैसले ने बताया था कि छोटे छोटे आप एक्सरसाइज शुरू करें। आप समझते हैं कि हाँ चीज जरूरी आपको शुरू करना चाहिए, भले 5 मिनट पर डे के हिसाब से शुरू करें, लेकिन उसको करते रहे, फिर 5 मिनट को आप 10 मिनट पे ले जाएं, फिर 15 मिनट पे ले जाएं। जब आपको पता चले कि आप 6 महीने तक कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, आप 15 मिनट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर आप उस टाइम में आप कोई और चीज दाखिल कर देंगे तो इंशाल्लाह वो इट विल कंटिन्यू टू वर्क। फिर वहां पे आपने उस टाइम में, लेट से पहले वॉक करते थे, आप अपने घर के सहन में वॉक करते थे 15 मिनट, लेट से आप अपने 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 उसमें अब जो है कुछ मशीन डाली या लेट से वेट लिफ्टिंग या कोई और एडिशनल चीज जो है वो एडिशनल रूटीन उसके अंदर ऐड कर लिए। नाउ दिस विल वर्क बिकॉज द फॉर्म इज देयर, द सब्सटेंस हैज बीन देयर फॉर 6 मंथ्स, अब आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात जो है वो कुछ हेल्पफुल रही होगी। अच्छा, नहीं भाई, जो बड़ी अच्छी आपने उसकी एग्जांपल दी। इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बहुत बहुत अच्छी बुक है, और खासतौर पे जो लोग अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आना चाहते हैं और वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली वो पढ़नी चाहिए। तो उसी में से एक बात थी जो मैं पहले करना चाह रहा था कि अक्सर ये होता है कि हम ना अपनी बहुत लंबी विश लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि दुनिया में जितना भी अच्छा काम है ना, वो सारा का सारा मुझे करना है। ठीक है, मुझे किताब भी मुझे पढ़नी है, वेट भी मुझे कम करना है, बहुत अच्छे बच्चे रेस करना है, मुझे बच्चों के साथ घूमने जाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सोशलाइजिंग करना है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। ठीक है, मैं उनमें से अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट बनती चली जा रही है, विश लिस्ट जो है ना बनती जा रही है। तो एक चीज ये है कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजें करने की होती है ना, तो उनमें से कोई कुछ भी नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इस वजह से कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कभी इसको शुरू कर रहा हूँ या इसको शुरू करूँ, तो आप चीजों को लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है, फिर उनके ऊपर वन बाय वन आप गौर करें कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो हेल्थ की बात इसीलिए बार बार आ रही है क्योंकि हेल्थ के साथ हर चीज जो है ना वो लिंक होती है। आपकी वेलबींग जो है, इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग, ये सब लिंक होती हैं आपकी हेल्थ के साथ।
तो इसलिए हम बार बार हेल्थ पे आ जाते हैं और लोग जो है ना वो एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। तो आप इन चीज़ों की लिस्ट बना के पहले आप उसको रियलाइज करें, यार मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ है ना वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, और उन वाइटल फ्यू चीज़ों को, जिसको ये इन्फ्लुएंसर्स वाले जो राइटर है वो उनको कहते हैं द वाइटल फ्यू, यानी कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 2-3 हैं जिनको चेंज कर लिया जाए तो बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है ना वो लाइफ में आ जाएगी। सिर्फ आप उनको पकड़ लें, ये मत सोचें कि दुनिया का सारे अच्छे काम जो है ना वो आप ही को करने हैं, ठीक है? और भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, वो और काम बहुत सारे लोग जो है ना जिम्मेदारियां बांट लेंगे। तो आप सिर्फ उन चीजों पे काम करें जो आपको लगता है कि जिनमें आपकी स्ट्रेंथ्स है, ठीक है? आप उनको अच्छी तरह कर सकते हैं, आपका पैशन है उसके बारे में, ठीक है? वो पता चलेगा आपके विजन से कि यार ये काम जो है वो मेरे लॉन्ग टर्म विजन में फिट होता है या नहीं। और फिर उसके बाद उसके अंदर आप एक सबसे छोटा सा स्टेप ढूंढें कि यार मुझे इस वीक में या इस महीने में कितना काम जो है ना कंप्लीट करना है। नॉट लुक एट द होल प्रोजेक्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अक्सर लंबे होते हैं और लंबे अरसे तक चलते हैं, और लेकिन आपके विजन में होना चाहिए कि यार मैं ओवरऑल ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो फोकस होना चाहिए वो आपका सिर्फ नेक्स्ट स्टेप तक होना चाहिए। क्योंकि सीढ़ियां तो आप 1 बाय 1 ही करके चढ़ेंगे ना, चाहे आपको 100 भी चढ़नी हो, चाहे 1000 सीढ़ियां भी चढ़नी हो, तो एक वक्त में तो एक ही सीढ़ी चढ़नी है। तो फोकस जो है ना उसी सीढ़ी पे होना चाहिए। ऑल्दो आपके विजन में वो सारी सीढ़ियां हो और आपको नजर आ रहा हो कि यार मैंने कितनी दूर जाना है और मैं इतनी दूर जाके कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा। जी उमर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? फैसल भाई की बात में ऐड करना चाहूंगा। फैसल भाई ने जिस तरह से कहा ना कि जो जो कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जितना भी अच्छा काम है वो मुझे ही करना है, ये वाली चीज़ सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना है। फिर उसमें दूसरा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काम हम मुझे करने हैं, जो अच्छे काम मुझे करने हैं, वो सब के सब मुझे आज ही शुरू नहीं करने। तो इसमें बड़ी नहीं भाई, आपकी एक इसमें सेइंग भी है ना बड़ी ज़बरदस्त, वो आप रिपीट कर दें ताकि सबका उसमें फ़ायदा हो जाए। आपका माइक म्यूट है नहीं भाई। हाँ, मैं चैट पे टाइप कर देता हूँ इंशाल्लाह, अभी चंद 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 मिनटों में चैट पे टाइप कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी जो हमारे जो इस वक्त जो भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि वो चैट विंडो में टाइप करें कि लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट किन किन सिचुएशन में उन्होंने देखा करते हुए। यानी लेट्स से एक्सरसाइज की और बुक रीडिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं ना, उसके अलावा कोई लोग ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कि हाँ कि किन किन लोगों में लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग ओवर हियर। और एक सवाल भी है, उसका सवाल को भी देख लेते हैं जरा चैट पर। एक आयशा साहिबा ने एक सवाल पूछा है। Aisha Ashraf, is there a reason for delaying a certain task? It's because it is difficult to do it, or it does not have enough reward but more punishment. हो सकता है बिल्कुल। कल ये इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं अभी, शायद ये सवाल थोड़ी देर पहले का है। राइट, ये थोड़ी देर पहले का, इसके ऊपर हमने एक छोटी सी चीज अच्छी खासी बात की है। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ भाई कि वन ऑफ द रीजंस जो बड़ी कॉमन देखने में आई है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। हम जैसे गोइंग बैक टू द एक्सरसाइज एग्जांपल, अब अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, जैसे 140 kgs की एग्जांपल आई, उसमें वो बड़े मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको कहीं भी डाउन द लाइन ये ख्याल आ सकता है कि एक्सरसाइज करने से या ये सब कुछ इतना तरद्दुद करने के बाद ये भी तो हो सकता है ना कि वो वेट कम ना हो। तो जब वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है तो उससे भी लोगों में वो टेंडेंसी आ जाती है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। फिर वही बात बार बार रिपीट होती है कि लोग एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देते हैं जब वो डिजायर्ड आउटकम या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं आती। तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे या कोई ना कोई उसके अंदर किसी वजह को, मौसम को ब्लेम कर देंगे कि आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत सर्दी थी, आज बारिश हो रही थी। तो ये बहुत सारी इसमें रीजंस हो सकती हैं जो डिलेइंग करने की। तो आई गेस किसी हद तक ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मैंने चैट विंडो में टाइप कर दिया कि प्लीज शेयर इन व्हाट डिफरेंट वेज पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, तो लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा उमर भाई, जिस तरह आपने 2 चीजें बताई ना, एक तो हमने ये बात की कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है? दूसरा रूल हमारा ये हो गया कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें आज नहीं करनी, ठीक है? वी कैन स्टार्ट इंपॉर्टेंट वंस एट वंस, और बाकी सारी चीजें जो है हम उसको प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर 2 और रूल भी हैं जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं और अक्सर मैंने लोगों के साथ उन पे काम किया तो उनको काफी फायदा हुआ।
एक ये है कि not if everything is important in life then nothing is important. लोगों से पूछा जाता है ना ये सारे टास्क, तो वो कहते हैं यार ये सारे टास्क जो है ना इन सब की प्रायोरिटी 1 है, इन सब की प्रायोरिटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर सब लोग अगर क्लास के सारे बच्चे एक साथ फर्स्ट आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि क्लास में कोई फर्स्ट नहीं आया। तो आपको एक डेफिनेटली एक सीक्वेंस में उनको सेट करना पड़ता है कि नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी आप जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे नेक्स्ट काम करना कौन सा है। जैसे ही आपके पास टाइम आएगा आपको पूरे 10 चीजें नजर आएंगी कि यार मैं इन 10 में से 10 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है और ये मुझे करनी है, और वो आपके दिमाग के लिए उनको प्रोसेस करना ही इतना ओवरवेलमिंग हो जाएगा कि काम स्टार्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जब भी आप चीजों की इंपॉर्टेंस फिक्स करें तो ये जरूर देखें कि वो चीज किस, यानी उसको एक लिस्ट में कंपाइल करें rather than putting all them together in a one row। आपके पास एक प्रायोरिटाइजेशन स्कीम होनी चाहिए। एक तो ये प्रिंसिपल और हो गया इसके साथ तीसरा, और एक चौथा प्रिंसिपल जो है ना वो है स्टॉप स्टार्टिंग एंड स्टार्ट फिनिशिंग। बहुत सारे लोगों को ना ये होता है कि वो क्या करते हैं, नया काम शुरू करना है ना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है चलो यार बैडमिंटन खेलते हैं, फौरन गए बैडमिंटन का रैकेट लिया है, ठीक है अभी वो काम शुरू नहीं हुआ तो फौरन किसी ने जिक्र किया यार मैं उधर स्क्वॉश खेलने जाता हूँ, हाँ यार स्क्वॉश स्टार्ट करते हैं, चलो स्क्वॉश का रैकेट लेने चले गए, स्क्वॉश की शूज लेने चले गए। लोग जो है ना नए नए काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो पुराना होता है उसमें या तो उसको थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है घर में बहुत सारी चीजें जो है ना इक्विपमेंट और ये सब चीजें जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जरूर याद रखें कि जब भी कोई काम स्टार्ट करें ना तो उसको पहले एक फिनिश तक लेके जाएं, उसके कोई माइलस्टोन जो है ना अपने लिए रखें। मैं अगर रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि मैं हर रोज जो है ना 15 मिनट रन करूंगा एंड आई वांट माय स्टेमिना टू बिल्ड अप टू 1 आवर ऑफ रनिंग, ठीक है। जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचू ना मुझे दूसरा कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो भी काम नया स्टार्ट करते हैं ना एकदम से जहन बताता है यार इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये एक नया काम है, ये एक डिफरेंट काम है, ये इंटरेस्टिंग है, ये करो। और दूसरी जो चीज होती है ना उसके ऊपर आपने जितना होमवर्क किया होता है, अगर आपने कुछ अर्से उस पर काम किया है तो वो सब भी जो है ना जाया हो जाता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि पहले जो चीजें आपने टेकअप की हुई हैं पहले उनको फिनिश करें और उसके बाद जो है ना कोई नई चीज जो है ना वो स्टार्ट करें। एक्सीलेंट। एक सवाल है, आदिल साहब ने पूछा है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल फोन एज इट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टे कमिटेड टू वर्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो आदिल जैसे फैसल भाई ने अभी कहा ना कि उसकी समरी ये है कि दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं कि आपको प्रायोरिटाइजेशन और स्केजुलिंग। तो जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे चीज़ों को और उनको स्केड्यूल के तहत लेके चलेंगे आपको उसकी आउटकम्स क्लियर होंगी, तो तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब आप फुली कमिटेड होकर काम करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस को आप खुद ही से फिल्टर आउट करते चले जाएंगे। अच्छा मुझे बड़े मजे की एक बात याद आई ना। तो एक दफा मेरे एक दोस्त है यहाँ पे अल्फूगर में होते हैं, तो उन्होंने ना एक गाड़ी रिवर्स करते हुए उनकी गाड़ी जो है ना एक ड्रम से टकरा गई, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है ना वो आए, अरे यार गाड़ी लग गई। अच्छा हमने कहा अच्छा क्या हुआ है, गाड़ी कहाँ लगी? तो वो कह रहे हैं यार किसी ने ड्रम वहां रखा हुआ था, वो ड्रम ऐसा था। तो हमने उनका खूब बताया, हमने कहा यार एक बात बता, ड्रम खुद चल रहा था है, ड्रम किस तरह ड्राइव कर रहा था, यानी आगे से आ रहा था पीछे से जा रहा था? यार ड्रम एक स्टेशनरी चीज है, गाड़ी आपके हाथ में थी, सब कुछ आपके कंट्रोल में था, अब आप ब्लेम जो है ना वो ड्रम को कर रहे हैं। तो इसी तरह जो लोग फोन की बात करते हैं ना यार, फोन की ना टांगे हैं, ना हाथ है, ना मुंह है, ना आंखें, ठीक है ना, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। असल में जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू होती है आपके अंदर से, आप जो है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो कभी आपकी तरफ नहीं आता। अगर आप अपनी सोच को जो है ना इस तरह ऑर्गेनाइज कर लें कि यार जो मुझे पहले एक थॉट आएगी, ठीक है, जैसे फालतू बैठा हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एकदम से फोन उठा लूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अपने फोन का वाईफाई जो है ना उसको ऑफ रखूंगा, ताकि ना इसमें कोई ट्रिंग होगी, ना ये मुझे अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो आपके पास से ही आएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी फोन को अवॉइड करने में। अब ये इस पे मैं इसलिए जरा सी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप फोन को कैसे अवॉइड करें। हर आदमी का फोन का यूज डिफरेंट है, कोई ईमेल्स के लिए यूज कर रहा है, कोई फेसबुक के लिए यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप के लिए यूज कर रहा है, कोई वीडियोस देखने के लिए यूज कर रहा है। तो आप ही बेहतर जानते हैं कि आप उससे किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करके जो है ना मुझे पता ना चले कि कितनी मेरे पास नोटिफिकेशन है तो मैं ओपन करके नहीं देखूंगा,
तो आप उसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि यार मैं वीडियोस देखते देखते बस मेरा टाइम गुजर जाता है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है, तो आप चाहें तो इस टाइप की एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करें और आप व्हाट्सएप पे अपना यूट्यूब पे आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि जैसे ही मैं 1 आवर मेरा पूरे दिन का यूसेज हो तो ये एप्लीकेशन लॉक हो जाए। ये सब टूल्स अवेलेबल हैं और बहुत इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना इनको यूज किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना वो फोन में नहीं है, प्रॉब्लम बेचारे फोन में नहीं है क्योंकि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो आपको अपने अंदर जो है ना कंट्रोल डेवलप करना है रादर देन कि आप फोन के अंदर उसको डेवलप करें। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ, और वो कुछ रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो फैसल भाई ने कहा ना कि हम हर नई चीज को शुरू करना चाहते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हर नई चीज जो है वो शाइनी और अट्रैक्टिव लगती है और हम उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो हमें जो है ना अपनी जो जो पुरानी डर्टी लॉन्ड्री होती है उसको उसको सफाई करने का उसको बहुत मुश्किल लगता है, हम नई चीज की तरफ लपकते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर सोच लें कि वाकई जो मैं काम करने जा रहा हूँ, किसी नई चीज तरफ जा रहा हूँ, मेरे पास बैंडविड्थ है करने की नहीं है। क्योंकि जैसा कसम भाई ने कहा ना, हम देखते हैं रात दिन देखते हैं लोगों के बहुत सारे काम इकट्ठे जमा किए होते हैं और उनमें से कहीं से भी समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना, खत्म कहाँ से करना। तो ये कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये कॉर्पोरेट्स का भी एक बिगेस्ट इशू है और ये पर्सनल लाइफ में भी लोगों का एक बहुत बहुत ज्यादा इशू है। तो हम करते क्या है, शुरू में हम लोगों को बताते हैं कि अच्छा आप ये देखिए कि आपका टाइम जो है वो जा कहाँ कहाँ रहा है, किन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है या अपनी लाइफ के किन किन रोल्स में जा रहा है। अच्छा भाई वहां से टाइम 30% यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो किन किन कहाँ कहाँ पे कट किया जा सकता है, वहां पे कुछ टाइम कट करते हैं। अच्छा फिर जब टाइम कट करते हैं फिर वो दूसरी जगह में क्वालिटी जो है वो फिर थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, हेल्थ में, रिलेशनशिप में या सर्टिफिकेशन में, भले करियर में, जो भी कुछ है। तो वहां पे जो है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है कि फोकस भी बेहतर हो जाता है लोगों का। जब लोग बहुत सारी चीजों में उलझते हैं तो उनका फोकस खराब होना शुरू हो जाता है, और फोकस खराब होता है तो चीजें पे उनके कोई ना सिरा और ना उसका एंड कोई नजर नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली एक लड़का उसने अप्रोच किया, उसने कहा कि मुझे एक कोच चाहिए क्योंकि मैं जो है अपने करियर में स्टक। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो पहले तो ये बताओ कि करना क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं ये आईटी की ये सर्टिफिकेशंस करना चाहता हूँ, कुछ वो कुछ डेवऑप्स क्यूबरनेटिस वगैरह की सर्टिफिकेशंस थी। अच्छा जी, अब उससे कहा कि तुम्हारे पास कुछ रोड मैप है, कुछ कर क्या करना चाहते हो। तो उसने किसी एक एक्सपर्ट के साथ रुजू करके कुछ रोड मैप डेवलप कर दिया। अब जो फैसला बता रहे हैं ना, ये जो आप ये मैं जैसे आप बात करें, अब वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, उसको पता ही करना क्या, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। फाइनली क्या किया, ये मुझे एग्जांपल याद है फैसले आपकी फोन के ऊपर, एक फोन की बात के ऊपर। उसने क्या किया कि अपनी बीवी को पार्टनर बनाया अपने प्लान में। उसने कहा ये मेरा फोन ले लिया करो सुबह, और मुझे 4 घंटे से पहले फोन नहीं देना, कोई इमरजेंसी हो तो और बात है, लेकिन 4 घंटे से पहले मुझे फोन ना देना। अच्छा तो एलिया ने उन्हें खुशी खुशी फोन रख लिया। अच्छा उसके बाद देन ही स्टार्टेड मेकिंग गुड प्रोग्रेस। अब फोन नहीं देना तो पूरा फोकस के साथ काम करना शुरू किया। फिर उसने जो एक 2 हफ्ते इस तरह किया, फिर उसने कहा कि अच्छा अब जो है मैं फोन वापस ले लेता हूँ बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग द हैबिट। लेकिन फोन दूर उठा के रखता कमरे में। अब दिन में एक घंटे में एक दफा कोई 5 मिनट के लिए जाता फोन के पास और उठा के फोन देखता और जो भी कुछ है फटाफट करके और वापस आया था। तो इस तरह से करके जो है माशाल्लाह ही मेड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ अचीवमेंट्स इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो छोटी छोटी चीजें जिनको आप एडजस्ट ट्विक करें तो वहां पे आपके पास जो है वो चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी और किसी का कोई सवाल है तो क्वेश्चंस देख लें जो अभी पेंडिंग है। अच्छा जैसे ये है कि we procrastinate waiting for situations in our lives to change. For example, when my kids get married, then we will do so and so. Yeah, when I get a promotion, then I will do so and so. अच्छा मैं इसके अलावा ना थोड़ी सी बात करता हूँ एक और भी चीज के ऊपर, वैसे थोड़ा सा हटके। जब हम गोल सेट करते हैं ना किसी भी चीज के, भले वो आपका हेल्थ का गोल हो या आपकी सर्टिफिकेशंस का हो, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंस का, रिलेशनशिप का, कुछ भी, तो कभी कभी ना लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई इस गोल को सेट करने का क्या फायदा, क्या अचीव हो जाएगा। अच्छा भाई अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तो वो तो बात की स्टोरी है ना। तो हो सकता है कि अचीव ना हो, ठीक है, हो सकता है, बहुत सारी जिंदगी में आदमी ख्वाहिशें करता है, उसके गोल होते हैं, वो अचीव नहीं होते। लेकिन आप ये देखिए कि जो गोल बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद ये होता है, जो सबसे बड़ा मकसद
जो होता है वो ये नहीं होता कि आपको गोल अचीव हो जाए। गोल बनाने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का एक डायरेक्शन सेट हो जाए, आपकी जो चॉइसेस हैं वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आपका अलाइंड हो गोल के साथ। मिसाल के तौर पर भले आपका हेल्थ का गोल है या आपके रिलेशनशिप का जो भी आपका गोल है ना, तो आपकी चॉइसेस जो है या आपकी जो डिसीजन है वो आपके अलाइन होने शुरू हो जाए और बेटर इन्फॉर्म डिसीजन। अच्छा, अब अगर गोल अचीव हो या ना हो, अचीव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अचीव ना भी हो तो एटलीस्ट आप अगर उस हद तक, उस जगह तक या उस वक्त में वहां तक पहुंचे जहाँ पे गोल अचीव होना था, अगर ना भी हुआ तो एटलीस्ट यू फील मच बेटर ऑफ कि यार मैंने कुछ अच्छे काम तो किए हैं। कोई बात नहीं, गोल अचीव ना हो, लेकिन इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपको और मैं चाहता था। उमर भाई अपनी बात रिपीट करिएगा, आप जो आपने सवाल थोड़ी देर पहले किया था। ये था कि बाज़-औक़ात हम अपने चीज़ों को दूसरे चीज़ों के साथ डिपेंडेंट कर देते हैं कि जैसे मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तब मैं ये करूँगा, या मेरी जब प्रमोशन हो जाएगी तब मैं ये करूँगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग दिस। तो क्या होता है कि हम ये भी एक ना तसाहुल जिसको प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक फॉर्म है, या मैं बाद में करूंगा, जब हो जाएगा, जब बाद में करूंगा। अल्लाह बेहतर जानता है बाद में आपको मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप उस अगर मौका मिल गया तो आपके पास उतनी एबिलिटी होगी कि नहीं होगी, क्या वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे उसको। बेहतर है कि अभी से शुरू कर दें, भले थोड़ा थोड़ा सा सही, अभी से शुरू कर दें। कम से कम आप कोशिश कर रहे हैं, आपको उस पर अजर तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो है एक और बात जो जो बड़ी अहम है वो ये है कि जैसे आप कहते हैं ना कि मैं बाद में करूंगा, उस वक्त जब आप चले, आपने जो भी आपने एक काम की ठानी कि बच्चों की शादी हो जाएगी या ये बच्चे बड़े हो जाएंगे उस वक्त करूंगा, तो उस वक्त क्या आपको आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके उतने काम के होंगे, यानी वो इतना रेलेवेंट रहेगा भी कि नहीं रहेगा? ये भी इसमें जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात है सोचने की। अच्छा, इसमें जो है एक और पहलू है इसके अंदर, वो मेरे भी जहन से निकल गया कि मुझे, अगर आप शायद आप सवाल रिपीट करें तीसरी दफा तो मैं आपको शायद मेरी बात में क्लिक कर जाए जहन में तो आपको बता दूं, वरना थोड़ी देर के बाद आएगी तो आपको दोबारा बताऊंगा। मैं रिपीट करता हूँ कि बाज़-औक़ात हम चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ डिपेंडेंट कर देते हैं कि जैसे एग्जांपल कि बिल्कुल याद आ अगर गई, बस ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब होता क्या है कि अब लेट्स सपोज आपने समझे ये एक वक्त है, ठीक है, यहाँ पे आप वक्त के स्केल पे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से 0 से लेके 10 तक, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया कि आप जो है ना वो काम करेंगे जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, नहीं 10 पे पहुंच जाएंगे तब आप वो काम शुरू करेंगे, ठीक है। अगर तो आपका प्लान ही है अगर ऐसा तब तो ठीक है। तो क्या होता है कि हम जो है ना अक्सर औकात जो है ना जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना तो हम एक्चुअली अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ग्रोथ होती है ना। जो भी काम आप करते हैं इस तरह के, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम शुरू करते हैं। तो जब आप यहाँ पे जब इस जगह पे पहुंच जाते हैं ऊपर, तो आपको ना यहाँ पे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आने लगती है जो कि आपको पहले नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तरह से दीवार की तरह थी। तो जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उस वक्त फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज कोई कहता है कि मैं फलाना काम करूंगा इतने अरसे के बाद, तो अगर आप उस चीज के बारे में अभी से अगर आप अपनी ग्रोथ पे काम करना शुरू कर दें तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अभी से खुलनी शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको लीडरशिप के बारे में कुछ कुछ चीजें जो है वो कुछ ऑफर की। उन्होंने कहा मैं तो अभी लीडरशिप रोल में हुई नहीं, जब मैं लीडरशिप रोल में आऊंगा मेरे नीचे कुछ लोग आएंगे तो मैं इन चीजों के ऊपर गौर करूंगा। मैंने कहा उस वक्त इन चीजों के ऊपर गौर करने का क्या फायदा होगा, आप तो पानी तो सर से गुजर चुका होगा उस वक्त। अब अगर आप अपने आप को इस वक्त प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लीडरशिप की, जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे तो आपके ऊपर लीडरशिप की वो चीजें खुलनी शुरू होंगी जो कि आपको उस वक्त तक खुल ही नहीं सकती जब तक कि आप उनको अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे। हाँ, जब आप अपने आप को डेवलप कर लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तो देखते हैं ना कि बंदा किस काबिल है, तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो सब खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं ऐसी बात बता रहा हूं जो आपने कहा ना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टाई अप कर लेते हैं कि जी हम फलाने वक्त में ही ऐसा करेंगे कि जी यानी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे या और किसी चीज पे काम करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मैं हज के बाद आके नमाजें पढ़ना शुरू करूंगा, या मैं हज के बाद आके दाढ़ी रख लूंगा, या ये कर लूंगा वो कर लूंगा। भाई जो काम बेहतर है, जो काम नेक काम है उससे बस शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर अजर देने वाला। तो उम्मीद है आपने जो कि आपने जो बात बात जो है की वो ना, क्लियर तो होगी।
तो मुझे वो कोट याद आ गया कि ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट एंड नॉट द वन यू हैव। तो आप जिस जगह पे जाने चाह रहे हो ना, तो उस जगह जाने के लिए पहले से आप तैयारी शुरू कर दें, ताकि लोग आपको जो है ना उस पोजीशन के लिए केपेबल समझें और वहां पे आपको ले लें। और जहां तक ये डिपेंडेंसी की बात है ना, ये डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है, एक एक्सक्यूज होता है चीजों को टालने का। अगर आप दो चीजों को लिंक कर दें, जैसे कि आपने हज के साथ दाढ़ी को लिंक कर दिया, तो हो सकता है कि ना कभी हज हो और ना कभी दाढ़ी रखी जाए, तो आप जो है ना दो के चक्कर में आप एक से भी जाएंगे। तो वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस। तो आपको अगर अभी कोई चीज के लिए टाइम अवेलेबल है, आपके पास कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, तो आप उसको अभी स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि आप उसको इतनी दूर प्लान करें और किसी ऐसी चीज के साथ लिंक कर दें जिसकी उसके साथ कोई डिपेंडेंसी ना हो। वैसे भाई इससे एक और पॉइंट निकलता है, वो आप जो शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, बिल्कुल परफेक्शनिज्म के बारे में, कि परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या ताल्लुक है, आप उसमें थोड़ा सा वो भी बताएं। परफेक्शनिज्म जो है वो मेरे ख्याल से नईर भाई ने जो शुरू में बात की थी कि बचपन में जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो उससे एक ये आदत जो है ना परफेक्शनिज्म की डेवलप हो जाती है कि इंसान सोचता है कि यार मैं किसी काम को सिर्फ तभी करूंगा जब मुझे वो काम करने की सारी कैपेबिलिटीज होंगी, ठीक है। और जो फियर ऑफ फेलियर है, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। एक तो ये कि मैं फेलियर से डर रहा हूँ ना, एक ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि काम जो है ना वो सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, यानी कि उसमें कोई फ्लॉ ना हो। और ऐसा होना जो है ना मुश्किल होता है, क्योंकि परफेक्शनिज्म जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के साथ ही सिर्फ मंसूब की जा सकती है। आपके काम में कुछ ना कुछ फ्लॉ, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स हमेशा रहेंगी। तो बजाय इसके कि आप इस चीज का इंतजार करें कि यार मेरे पास दुनिया की सारी रिसोर्सेज आ जाएं, सारी कैपेबिलिटीज आ जाएं और मैं सब कुछ करने लगूं और बहुत अच्छा हो जाऊं और किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ना 100% रेडी हो जाऊं तभी करूं, आप उसकी बजाय जो है ना आप अपनी जर्नी जो है ना वो स्टार्ट कर दें। क्योंकि जर्नी में आपके पास दो ही ऑप्शंस है, आइदर यू विल सक्सीड और यू विल लर्न, ठीक है ना। आप अगर कामयाब नहीं होंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ अपनी जो है ना सीखेंगे जरूर उस जर्नी से कि यार मैंने क्या गलत किया था, या मेरे पास क्या चीज, कोई स्किल जो थी वो क्या कम थी जिसको मैं अब बढ़ा सकता हूँ, या कोई कैपेबिलिटी थी जो मुझे एक्वायर करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी अब जब आप चीजों को स्टार्ट कर देंगे। परफेक्शनिज्म में के लूप में अगर आप फंसे रहेंगे तो हमेशा आपको जो है ना बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, यानी कि आइडियाज मिलते रहेंगे कि यार ये इस तरह इम्प्रूव हो सकता है, ये उस तरह इम्प्रूव हो सकता है। तो दुनिया जो है वो आज भी तरक्की कर रही है। जो 18वीं सदी के लोग थे वो समझते थे कि यार अब हम बहुत अच्छे हो गए, और 19वीं सदी में लेकिन फिर भी ये हो जाएगा, 19वीं सदी वाले 20वीं सदी को देख रहे हैं। तो ऐसा हर चीज में ना जो है ना इम्प्रूवमेंट और क्या कहते हैं प्रोग्रेशन तो चलती रहेगी। लेकिन इसकी वजह से अगर आप काम नहीं करते और रुक जाते हैं तो यू आर लूजिंग द मोस्ट वैल्यूएबल एंटिटी, वो है टाइम, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जब हर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीजें मौजूद हो, तब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फैज भाई आपने। तो परफेक्शनिज्म का जो सोल्यूशन है वो है कि उसको टारगेट ही ना किया जाए, और उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो एक्सीलेंस है, और एक्सीलेंस के लिए काम किया जाए। तो उम्मीद है कि वो जो परफेक्शनिज्म की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो इस तरह एड्रेस हो सकती हैं। ठीक है। तो एक मैं छोटा सा आपको इंटरप्ट करूँ, यहाँ पे चैट विंडो पे मुझे कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो फायदा जैसा साहिबा कह रही है कि the happiness we get when we complete a task will automatically drift us forward to the next task. Yes. कहता है ये, मैं कुछ इसमें एक छोटी सी बात मुझे नजर आई तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना हमें एक और मसला क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेट में, कि हम चाहते हैं, हमें जैसे वैसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़ी बड़ी चीजें हम करना चाहते हैं, हमें छोटी छोटी चीजों में खुशियां नहीं फील करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में अगर आप खुशी देखना शुरू कर दें तो आपको छोटे छोटे अकॉम्प्लिशमेंट्स का एहसास होने लगता है। वो छोटे छोटे अकॉम्प्लिशमेंट जो है ना वो आपको आगे आगे धीरे धीरे पुश कर देता है। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने बिस्तर से उठ के खड़े होते हैं और अगर आप ये पढ़ लेते हैं आपने अल्लाह की तारीफ कर दी, या आप अकॉम्प्लिशमेंट आपने क्या किया, तारीफ करी, अपना बिस्तर तय कर दिया, ये फर्स्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द डे हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है अभी फजर की नमाज नहीं हुई है, अज़ान नहीं हुई है, आपने जो है बाथरूम में कदम रखा
और आपने फटाफट जो है वजू किया और नाउ यू हैव डन विद योर प्रेयर एज वेल। ये आपका सेकंड अकॉम्प्लिशमेंट हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हाँ यहाँ से ना आपका डे जो है ना वो एक पॉजिटिव टोन में जो है वो शुरू हुआ था। अगर आप मस्जिद जाते हैं, आप अल्लाह तौफीक दे मुझे और आपको ये दुआ पढ़ने की कि अल्लाह माया फी बसरी नूरन, और जो एक मसनून है मस्जिद जाने की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे ये। तो अब ये जो आप अगर आप ये दुआ देखें ना, ये दुआ इसमें जो है ना सिवाय पॉजिटिविटी की आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा उसके। और तो अब एक्चुअली क्या करें कि आप अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी नजर में भी स्ट्रेंथ दीजिए, या ये नूर अता फरमाइए, मेरे कानों में, समाज में भी, आगे भी, पीछे भी, हर तरफ से, दाएं बाएं हर तरफ नूर। तो ये नूर जो है क्या आ रहा है आपके अंदर, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, और एक आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो आपके अंदर इंजेक्ट हो रही है। तो हम ना बस औकात हम लोग इन बातों में, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देते, लेकिन अज़कार की हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी अहमियत होती है, और इसको हम लार्जली इग्नोर करते हैं या इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मेरी जितने भी हमारे यहाँ पे इस वक्त तारीन सामीन है यहाँ पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अज़कार की पाबंदी किया करें, और ये एक बहुत बड़ा एक हथियार होता है मुसलमान के पास आगे बढ़ने का। तो अज़कार और अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे खुशी को महसूस करें कि हाँ यार ये कर दिया। बल्कि अंग्रेजों ने तो इसके ऊपर किताब लिख दी है कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक योर बेड। वो कोई एडमिरल है यूएस का, उसकी बाकायदा किताब है, इसके ऊपर 6 मिनट की वीडियो भी है कि हम क्यों अपने रिक्रूट्स को कहते हैं कि अपना सुबह सुबह अपना बेड जरूर बनाया बेनी तय किया और अपनी बिस्तर की चादर वगैरह ठीक किया करो, क्योंकि इट इज द फर्स्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द डे उनके नजदीक। तो एक छोटी सी बात ही देना वांटेड टू ऐड। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम नहीं भाई, मैं इख्तिताम कर लें। एक और हाँ बोल। चीज ऐड करूंगी तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। तो आपने Sure. अज़कार की बात की, तो हमारे सेलफोन्स में आजकल हमारे अज़कार भी होते हैं और कुरान भी होता है। तो जैसे ही नमाज के बाद आपने उठाया अपना फ़ोन, तो उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कुछ, तो हम अज़कार पढ़ने के बाद पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो उसके बाद चलो कुरान पढ़ लेंगे इसके बाद। तो चूंकि बहुत हर चीज़ हमारे सेलफोन में होती है, तो इसलिए हमारे पास डिस्ट्रैक्शन का मवाद और ज़्यादा होता है। तो इट्स बेटर कि अपने फ़ोन में से निकाल के आप किताब उठा लें या कुरान अपने हाथ में ले लें, बनस्बत इसके कि आप सेलफोन में से ही पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से हम अपने एंड की तरफ आ गए हैं सेशन के। तो नहीं भाई कोई बात है लास्ट? हाँ क्विक हाँ जवाब मैं देता हूँ। एक ज़ैनब साहिबा हैं, उनका सवाल है कि प्लीज गिव मी सम टिप्स टू, क्या सवाल है, प्लीज गिव टिप्स टू स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड so things can be done and hence one feels a sense of achievement। इसके बारे में कल हमने थोड़ी सी बात की है। सेल फोन अगर आप हटा के रख दें, अपनी आपके पास अगर टू डू लिस्ट हो, तो आपको पता होगा कि हाँ अगर अपनी बेहतर है कि चूंकि पिछला दिन चल रहा होता है, अगर आप रात को अपने बना लें कि अपने अगले दिन क्या करना है, तो बहुत सारे लोग जो ना सुबह उठते ही बहुत देर से हैं, और चूंकि उनके पास कोई करने को कुछ नहीं होता। तो अगर पिछली रात में थोड़ा सा प्लान करें कि अगली दफा क्या होगा, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग प्लेजर इन दोस स्मॉल लिटिल एक्टिविटीज, तो इंशाल्लाह आपका जो डे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे वो जंप स्टार्ट हो गया। यानी बिस्तर जिसको कहते हैं ना, बाहर उठा के फेंक दिया आपको, कि आपको आप यू हैव गॉट रीजंस टू कम आउट ऑफ योर बेड एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो अपना अगला डे पिछली रात में ही प्लान कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके पास क्लियर होती हैं। Clarity जो है ना, clarity, it plays a big deal of difference in killing procrastination. Clear goals, clear steps, छोटे steps, sense of accomplishment. Thank you. ये भाई इस हवाले उमर से भाई जो एनी लास्ट वर्ड्स? हाँ इस हवाले से ये जो स्टेइंग फोकस के हवाले से हमारी एक मजलिस का एपिसोड भी है, हाउ टू स्टे कमिटेड टू योर गोल्स, जिसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया गया है और ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आंसर्स मिल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आज की मजलिस के कंक्लूजन की तरफ पहुंच गए हैं, और कुछ नए सेशन, नए मैसेजेस आ रहे हैं, देख लेते हैं उसमें अगर कुछ है। Along with cell phones, I suggest people should avoid people who demotivate them. Excellent जी, बड़ी अच्छी ये भी सजेशन है। तो बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बस बिल्कुल हो गई हमारी बात में। और किसी को कोई बात हो तो हम ये रेकमेंड करते हैं, देखें ये जो ना हैबिट है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ हैबिट, इट कैन बी अनलर्न एंड बेटर इफ यू डू दैट विद अ कोच। मतलब बहुत सारे कोचेस हैं, इफ यू थिंक योर लाइफ इज वैल्यूएबल, यू वांट टू मेक अ सस्टेनेबल डिफरेंस इन योर लाइफ, बात करें किसी कोच से, काम करें किसी के साथ,
let's be serious about this. Life is a serious business. Oh, you live only once. जैसे लाइफ नहीं कहते हैं, you live only once. तो you live only once. बेहतर है कि लाइफ अच्छी गुजरे, बामकसद गुजरे, किसी कोच के साथ काम करें, make a difference to your life. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.